हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आज की इस वीडियो में हम जो पेपर सोल्व करने जा रहे हैं ये यूजीसी नेट का है। तो अभी आपका नेट का एग्ज़ाम है, लेफ्ट 10 डेज ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो नेट के एग्ज़ाम में आप किस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, इन सब के लिए सबसे पहले तो आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप इन 10 दिनों में पिछले कुछ ईयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा आपके लिए नेट के एग्ज़ाम में। क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में नियर अबाउट 10 से 15 क्वेश्चंस, कई बार 20 क्वेश्चंस भी पिछले एग्ज़ाम से उठकर यूँ के यूँ आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैंने नेट दिया था तो मैं 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करके गई थी। ठीक है, और आपको बता दूं भाई मैं 2 टाइम नेट क्वालिफाई हूँ और इसी वजह से मैं आपको ये जो सजेशन है ये सजेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो चलिए आज की देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आज मैं आपको करवाऊंगी ये 2014 का है और 2014 में जून के महीने में जो एग्ज़ाम हुआ था ये उसी का है। तो देख लेते हैं किस तरीके के एग्ज़ाम में यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई, एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदर्शय कहलाते हैं। सरल भूदर्शय, मिश्रित, एक चक्रीय, बहुचक्रीय। तो भाई एकल जो एक प्रोसेस के द्वारा जो आपकी भूदर्शय या सतलाकृतियाँ पैदा होती है उन्हें कहते हैं सरल भूदर्शय। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सरल भूदर्शय। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। नेक्स्ट आता है, दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक, यानी स्पाट है जिनका ऊपर से बिल्कुल स्पाट है इस तरीके से और बालू के कटक हैं जो प्रचलित पवनों के समान, यानी यहाँ से पवनें आ रही हैं तो यहीं पर ये बन रही हैं। तो परंतु निपातीय अग्रांतों के बगैर है को इसको किस नाम से बुलाना जाता है? तो भाई इसको वेहेल बैक कहते हैं। क्या कहते हैं? वेहेल बैक। आपको देखो नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, नदी है, मैं आपको बता दूं, जो नदी है, हिम नदी है, आपके ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, भाई आपका भूम जल है जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, और उसके साथ आपका वायु है, हवाएं, पवन, विंड, और आपकी समुद्री जो धाराएं हैं, इन सभी से निर्मित जितनी भी आपकी फीचर्स हैं सतलाकृतियाँ हैं, जैसे यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, ठीक है, ड्रमलिन, इस तरीके के वात्र छिद्र, जो भी आपकी सतलाकृति उन सबको फुल डिटेल में आप पढ़ के जाओगे। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर बार नेट के एग्जाम में डाले जाते हैं। तो ये नियर अबाउट आपका ये लगा लो, अगर आप अच्छी तरीके से कर जाते हो तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। नेक्स्ट आता है भाई, ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी ऐसी नदी घाटियाँ जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे फैक्टर करते हैं जिन्हें आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो वो होती है आक्रमवर्ती नदियाँ। ठीक है, आक्रमवर्ती नदियाँ। अनुवर्ती मीन्स जो जिन पर्वतों का निर्माण हुआ ना उनसे भी पहले वो रिवर उसी क्रम में बह रही है। ठीक है, उसी अनुसार बह रही है, उसी मार्ग का अनुकरण कर रही है, तो वो अनुवर्ती होता है। परवर्ती अपोजिट कर रही है। नवानुवर्ती जिसने अभी अभी अपना मार्ग कुछ बदला है। तो इस तरीके से होती है सारी चीज़ें। नेक्स्ट आती है बुक्स। भाई बुक से देखो, मैंने अपने चैनल पर भी बुक्स करवा रखे। बुक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके जो नेट के एग्जाम में तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन बुक से आते हैं। तो 5 क्वेश्चन बुक से आते हैं, तो आप सारे फेमस जितने भी ज्योग्राफर है और उनकी बुक्स है वो सभी करके जाओगे। और मैं आपको बता दूं, नेट की मैंने बहुत अच्छी तैयारी अपने चैनल पर भी करवा रखी है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवा रखे हैं और जितनी भी पीजीटी की ज्योग्राफी है ना वो सारी की सारी नेट में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यू नो डैट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार पूछी जाती है, थॉर्नबरी महोदय की है। और द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ये स्मॉल महोदय की है भाई। अनस्टेबल अर्थ, हद से ज़्यादा बार पूछी गई है। अनस्टेबल अर्थ स्टीयर्स महोदय की है। और मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ किंग महोदय की है। वैसे भी किंग महोदय ने मॉर्फोलॉजी में ज़्यादा वर्क किया था। नेक्स्ट आता है गाइस, ढाल प्रतिस्थापन सिद्ध मॉडल। तो ढाल प्रतिस्थापन मॉडल, एक ढाल पतन मॉडल, दो अलग अलग मॉडल है ये। ठीक है, तो डेविस महोदय का भी काम इसमें आता है, बट यहाँ पर प्रतिस्थापन वर्ड। तो ढाल प्रतिस्थापन मॉडल की बात करें तो वो पैंक महोदय ने दिया था। किसने दिया था? पैंक महोदय ने। नेक्स्ट आता है गाइस, आपको बताना है कि निम्न में से किसने अवलोकन किया था कि जो तिब्बत पठार है, जो इंडिया के नॉर्थ में तिब्बत पठार है, अगर वो गर्म हो जाता है तो भारत के मानसून के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये
चीज़ किसने की थी? कोटेश्वरम ने। आपने पढ़ा भी होगा, कोटेश्वरम का था ये सिद्धांत कि भाई तिब्बत का पठार जितना अधिक गर्म होता है उतना ही यहाँ पर जो एयर प्रेशर बनेगा क्या होगा? लो एयर प्रेशर बनेगा, और जिससे हिंद महासागर की ओर से ज़्यादा विंड आएंगी, तो जो कि हमारे मानसून के लिए पोटेंट होंगी। तो कोटेश्वरम का था ये, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की जलवायु के अनुसार। देखो कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण हमेशा 1 से 2 नंबर आपके नेट के एग्जाम में होते ही होते हैं। तो ई यानी ध्रुवीय और पर्वतीय जलवायु, किस प्रकार की जलवायु? देखो नागालैंड, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, इन सबसे अगर ज़्यादा बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपकी बर्फ गिरती है, और ई हमेशा पोलर वाली क्लाइमेट को प्रदर्शित करता है कोपेन का, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो भाई पवन को कौन सा कारक जो फैक्टर है? देखो दाब प्रवणता, ये इसकी वजह से तो पवनी चलती हैं। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। घर्षण की वजह से भी पवनी चलती है। कोरियलिस प्रभाव, जो आपकी पृथ्वी अपने घूर्णन पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे कहते हैं कोरियलिस प्रभाव, ठीक है। बट चुंबकत्व यानी ग्रेविटी, चुंबकत्व का कोई इसमें ज्यादा रोल नहीं होता पवनों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापमांतर होना चाहिए, यानी बिल्कुल हाईएस्ट आपको पूरे ईयर का तापमान का जो है अंतर बताना है। तो देखो विषुवतीय, यहाँ पर तो आपका अधिकतम टेम्परेचर नहीं होता, क्योंकि हर दोपहर बाद यहाँ वर्षा हो जाती है, 2 बजे वाली वर्षा। ध्रुवीय, देखो यहाँ पे तो बर्फ पड़ती है, यहाँ कहाँ होगा? और उष्णकटिबंधीय तटीय इलाके यहीं पर भी नहीं। बट ये जो मध्य अक्षांशीय और महाद्वीपीय केंद्र, देखो महाद्वीप के आंतरिक भागों में ज्यादा गर्मी होती है और ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो मध्य अक्षांश से वैसे भी 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में आपकी सबसे ज्यादा अधिक टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, द्रव अवस्था स्थिति में गए बगैर ठोस का सीधे गैस में, यानी कोई बर्फ है और वो सीधी गैस में बदल गई, तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे कहते हैं उद्रपातीकरण। देखो वाष्पीकरण आप सभी जानते हो, पानी से भाप बनना वाष्पीकरण। हिमीकरण भी आप सभी जानते हो, पानी से बर्फ जम जाती है, हिमीकरण। संघनन भी आप, कंडेंसेशन भी आप सभी जानते हो, यानी जब वाष्पीकरण होता है तो फिर जो जल की छोटी छोटी बूंदे और धूल के कण होते हैं उनमें कंडेंसेशन होता है, वो बादलों का निर्माण करते हैं फिर, ठीक है। और उद्रपातीकरण में क्या होता है भाई, जो कोई सॉलिड चीज है वो लिक्विड में आए बिना सीधा गैस में बदल जाती है, तो उसे कहते हैं उद्रपातीकरण। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं, वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो गैसोलीन मोटर निकास। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषित गैस है, प्रदूषण फैलाती है, और जो गैसोलीन होती है ना मोटर निकास, उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? तो अपवेलिंग कहलाती है गाइस, यानी ऊर्ध्वगमन। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। गर्म जो सतही जल है उसको हटाने के लिए महासागर की परतों से ठंडी जल, जो नीचे से ठंडा जल ऊपर की ओर आता है, और इसे कहते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग कहेंगे ऊर्ध्वगमन। ओके, नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन से प्रकार के समुद्री सतही तलछट में चूना युक्त और सिलिका में सिंधु पंख समाविष्ट है? तो देखो समुद्री सतही तलछट में चूना युक्त और सिलिका में सिंधु पंख समाविष्ट है। तो नदियों में, स्थलजात में, जीव, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस जीव जात, यानी बायोजिन्स, ठीक है। तो जो समुद्री सतही तलछट में जो चूना युक्त होते हैं, जो सिलिका में सिंधु पंख होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, शाक भक्षी और मांस भक्षी पशुओं जैसे शेर, गिद्दड़, लक्कड़बग्गा है, इनकी विशाल जो संख्या है वो कहाँ पाई जाती है? तो अगर हम बात करें ना आपकी जो ये शाक भक्षी यानी मांस भक्षी जैसे शेर, गिद्दड़, लक्कड़बग्गा, ये सबसे ज़्यादा सवाना वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, और सवाना वाला एरिया अफ्रीका का, तो अफ्रीका के सवाना प्रदेश में। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 15। यहाँ पर आपको देखो फूड चैन से क्वेश्चन है, ये फूड चैन से। तो नेट के एग्जाम में ऐसा नहीं होता, नेट के एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेट का जो पेड कोर्स है वो भी अवेलेबल है, तो जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो अचीवर्स अकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको नेट का हर एक ब्रांच की हर एक वीडियो पूरे डिटेल में मिलेगी। ओके, तो हरे पौधे, हरित पादप, तो हरे पौधे को बोलते हैं उत्पादक, ठीक है। और जो आपके पादप
जो कवक होते हैं, कवक होते हैं अपघटक, कवक अपघटक, हरित पौधे उत्पादक। अब पशु परजीवी, प्राथमिक पादप का मीनिंग होता है पौधे, यानी पौधे परजीवी वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, और पौधों को कौन खाएंगे, पशु। तो पशु किस में जाएंगे, द्वितीयक में। ठीक है, सबसे पहले भाई हरा पौधा होगा, वो हो गया उत्पादक। हरे पौधे को खाया किसने, हरे पौधे से बड़े पौधे जैसे पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, फिर उनको खाया किसने, द्वितीय वालों ने, पशुओं ने, तो द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। और सबका गला सड़ा और पशुओं को जो मर जाते हैं उनको भी खाया किसने, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं कवक या अपघटक। ठीक है, तो अपघटक। तो ये रहेगा इसका सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है भूगोल में विधि विषयक उपागम किस पर बल देता है, विधि विषयक उपागम। तो भाई विधि विषयक उपागम विधि निर्माण अध्ययन पर बल देता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो इसे। नेक्स्ट आता है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इब्न खल्दून मुकादिमा, तो इब्न खल्दून की बुक मुकादिमा है, बिल्कुल करेक्ट। अल बालाखी किताबुल अशकल, तो इसकी भी बिल्कुल करेक्ट है। अल मसूदी रूट्स एंड रियल्स, तो अल मसूदी की थोड़ी ना है रूट्स एंड रियल्स, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अल ब्रूनी किताब अल हिंद, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अल मसूदी की रूट्स एंड रियल्स नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपको कुछ भूगोलवेता है और उनके द्वारा जो अवधारणाएं विकसित की गई है उनको दिखाया गया है। तो भाई रेड जेल की बात करें तो रेड जेल ने जो भूगोलवेता थे, कार्ले रीटर, हार्टसन और शुलटर, तो जो रेड जेल थे वो आपके सामाजिक डार्विनवाद जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड थे। रीटर एक उद्देश्यवादी विचारक थे। ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम में और नेट एग्जाम में हद से ज़्यादा बार पूछा जाता है कि कार्ले रीटर कौन सी विचारधारा से रिलेटेड थे, उद्देश्यवादी से। ठीक है, हार्टसन की बात करें तो ये क्षेत्रीय विभेद से रिलेटेड थे, और शलुलटर ये भूदर्शीय विज्ञान से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। जर्मन भौगोलिक विचारधारा के विकास के सिलसिले में कौन सा सही अनुक्रम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको सीक्वेंस में लगाने होते हैं जो भूगोलवेताओं को। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आया था भाई पैचल, फिर रेडजेल, फिर हैटनर, फिर ट्रोल, तो ये सीक्वेंस आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है विश्व रचना, कोस्मोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया और उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में डिवाइड किया। तो ए हम्बोल्ट महोदय ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हम्बोल्ट महोदय की थी कोस्मोग्राफी, जिसे हिंदी में कहते थे विश्व रचना, और जिसे इसने यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में डिवाइड किया था। नेक्स्ट आता है प्रेस पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959। इस पुस्तक की राइटर कौन थे भाई, रिचर्ड हार्टसन महोदय थे। रिचर्ड हार्टसन की थी पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक। नेक्स्ट आता है शुद्ध नेट जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल शुद्ध नेट की बात करें तो उसके लिए आपको जन्म और प्रजननता दोनों चाहिए, यानी मृत्युता और जन्मतता। ठीक है, प्रजननता यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों चाहिए। तो शुद्ध नेट जनसंख्या परिवर्तन हमें प्राप्त हो जाएगा जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ए और सी रहेगा। नेक्स्ट आता है ग्रामीण घर किसका सूचक है भाई, तो ग्रामीण घर हमारे पर्यावरण को दिखाता है। ठीक है, प्रजातीय तत्वों को भी नहीं, आधुनिक वास्तुकला को नहीं, फैशन और शैली को भी नहीं। जो आपका ग्रामीण घर होता है वो किसको दिखाता है, इन्वायरमेंट को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है। वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है, एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है, तो यही प्रारंभ की अवस्था है भाई। ठीक है, जो एक कोई एरिया है उसमें पहले नगर को जन्म देगा, कोई जो स्थान होगा वही सबसे पहले प्रारंभ की अवस्था होगी। जैसे ही नगर जन्म लेगा फिर उसमें अलग अलग प्रकार के घर बनेंगे, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होंगी, औद्योगिक सिस्टम आएगा, तो सबसे पहले तो नगर का जन्म ही होगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। टुंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन क्या है, स्लेज। वहां पर स्लेज बर्फ के ऊपर वो रिपटती सी एक आप लगा सकते हो, तो उस तरीके की होती है स्लेज। ठीक है, तो वहां पर ट्रांसपोर्ट काफी इससे किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। चेन्नई बेंगलुरु गलियारे यानी कॉरिडोर का जो विकास है वो किस पर आधारित है। तो भाई देखो, चेन्नई और बेंगलुरु, आप इन दोनों से क्या पता चलता है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बेंगलुरु और चेन्नई ऑटोमोबाइल उद्योग। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है हाल ही से नगरीय औद्योगिकरण विकास में प्रमुख जो फोकस है वो किस पर रहता है भाई, नोडल विकास पर, गुच्छ विकास पर, पतन नगर उन्मुखी विकास पर, या भाई आपका
ए और सी दोनों। तो नगरीय औद्योगिक विकास की बात करें ना तो गुच्छ विकास यानी आपको सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पर मिल जाए। खनिज है, पानी है, कच्चा माल है, परिवहन की सुविधा है, बाजार है, तो ये सब चीज़ें जब एक जगह पर हो जाती हैं तो वो हो जाता है आपका नगरीय औद्योगिक विकास। तो गुच्छ विकास पर इसका फोकस रहता है। नेक्स्ट आता है उच्च स्तर का प्रबंधकीय और कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? बिल्कुल हाई लेवल का। तो हाई लेवल की प्राथमिक में तो एग्रीकल्चर आता है, द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग आते हैं, तृतीयक में आपकी सेवाएं आ जाती है नॉर्मली, और चतुर्थक में आ जाती है आपकी हाई लेवल का प्रबंध या कार्यकारिणी। जो प्रशासनिक पद होते हैं हमारे वो चतुर्थक गतिविधियों में आ जाते हैं, क्वाटरनरी में। नेक्स्ट आता है कौन सा कथन सही है? भूरा कोयला और निम्न श्रेणी का बिटुमिनस कोयला चतुर्थ कल्प में बने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका पड़ता है डोलोमाइट का जो लोहा इस्पात उद्योग में उच्च ताप सह सामग्री और फ्लैक्स के रूप में इसका यूज होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और बायोगैस ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। तो भाई तीनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीनों ही कथन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है एडवर्ड उलेमन के मॉडल में वर्णित स्थानिक अंत्यक्रिया के 3 आधार क्या है? यानी किस बेसिस पर उलमैन महोदय ने अपना स्थानिक अंत्यक्रिया का जो थ्योरी दी थी? तो पूरकता, स्थानांतरणता और अंतर्वर्ती अवसर। ठीक है, तो यही तीनों थे इसके मॉडल में। उलमैन का मॉडल केवीएस के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन हमेशा आता है उलमैन के मॉडल से। तो पूरकता, स्थानांतरणता और अंतर्वर्ती अवसर। नेक्स्ट आता है जापान अपने किन कारणों से विश्व में एक अग्रणी औद्योगिक देश है? किन कारणों से भाई? एक तो विकसित जलीय विद्युत के कारण, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि द्वीप की तरह है ना, आइलैंड की तरह है। दूसरा भाई धात्विक खनिजों के विशाल निक्षेप, नहीं इसमें कोई भी धात्विक खनिजों के विशाल निक्षेप नहीं है, ये आयात करता है। ठीक है, लोहा भी और भी सामग्री और भी खनिज। उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी क्षमता, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और द्वीपीय स्थिति के कारण, तो द्वीपीय स्थिति के कारण ये एक अग्रणी, ये द्वीपीय स्थिति का तो इसे नुकसान है। क्या नुकसान है? क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, सुनामी बहुत ज़्यादा आती है इसकी द्वीपीय स्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उन्नत प्रकार के रबर वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबड़ के साथ अमेजिन बेसन का रबड़ समृद्धि से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। संसाधन मानवीय संस्कृति द्वारा सर्जित और नष्ट किए जाते हैं। कथन तो भाई दोनों ठीक है आपकी। जो संसाधन है वो मानव संस्कृति द्वारा पैदा भी किए जाते हैं और नष्ट भी किए जाते हैं, इसीलिए जो अमेजिन बेसिन है उसका रबड़ समृद्धि से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। दोनों ही कथन करेक्ट है और व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, किस संस्कृति क्षेत्र की विशेषताएं? प्राचीन सभ्यता और क्लासिकीय संस्कृति की परंपरा, प्राचीन नगर राज्यों का उत्थान और कृषि और अंगूर की खेती समेत बागवानी का महत्व। ये सब कुछ देखो, कृषि और अंगूर, जहाँ पर आपको अंगूर की खेती मिल जाए आंख बंद करके भूमध्य सागरीय एग्रीकल्चर में आप उसे डाल दोगे। यहाँ पर क्लासिकल संस्कृति होती है और भाई प्राचीन सभ्यता की परंपरा है, प्राचीन नगर राज्य हैं और कृषि जो की जाती है खट्टे फलों की, सिट्रस फलों की सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है भूमध्य सागरीय एरिया में। नेक्स्ट होता है पितृसत्तात्मक समाज और स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति किस जनजाति की विशेषता में देखने को मिलती है? तो थारू जनजाति में। किस में मिलती है गाइस? थारू जनजाति में मिलती है। यानी पिता ही सब कुछ होगा और सह विरोधाभासी स्थिति देखने को मिलती है समाज में स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति और पितृसत्तात्मक समाज के बीच में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, लोक नीति का जो भूगोल है किसके भौगोलिक अध्ययन के साथ संबंधित है? तो लोक नीति का जो भूगोल है वो किससे संबंधित है गाइस? एक तो इसमें लोक नीतियों का सर्जन और क्रियावहन और निगरानी, और दूसरा भाई लोक नृत्यों का सर्जन और मूल्यांकन। आप देखोगे ना दूसरे और तीसरे में सर्जन भी आ गया, क्रियावहन भी आ गया और मूल्यांकन भी आ गया, है ना। देखो क्रियावहन, मूल्यांकन और सर्जन, तो दूसरे और तीसरे में दोनों ही आ गई। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 रहेगा, क्योंकि निगरानी भी तो की जाती है ना, जो भी लोक नीतियों से रिलेटेड बनती है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी भाषा सेमिटो हेमिटिक भाषाई परिवार से? तो सेमिटो हेमिटिक भाषाई परिवार से हैब्रू लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, तो राइट आंसर इज हैब्रू। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करेगा, जो हृदय स्थल पर शासन करता है वो विश्व द्वीप को वश में रखता है। ये किसका कथन है? तो भाई मैकेंडर महोदय का फेमस कथन है। मैकेंडर का जो ठीक है, मैकेंडर महोदय की धुरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेंडर और स्पाइकमैन दोनों ने दिए थे, तो मैकेंडर का ये जो कथन है ये मैकेंडर का है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है। तो भारत में जो नियोजन तकनीक यानी जो उद्योग से रिलेटेड बात करें तो महालानोबिस के मॉडल पर आधारित है। समस्त प्लानिंग जो टेक्निक्स हैं वो महालानोबिस के पीसी महालानोबिस के मॉडल पर टिकी हुई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, प्रादेशिक विकास है एकल प्राकार्यात्मक उपागम बहु प्राकार्यात्मक उपागम। तो बहु प्राकार्यात्मक उपागम है, क्यों? रीजनल जो डेवलपमेंट है उसमें आप किसी एक चीज़ पर नहीं अप्रोच होती है आपकी, बल्कि सभी चीज़ों पर होती है। ठीक है, उस एरिया की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक सब चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। तो बहु प्राकार्यात्मक उपागम आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, हैफ शिमट के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में उसके विकास के मुख्य चरणों में कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो भाई सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन की ओर अभिमुख होता है। ठीक है, हफ समिट के अनुसार कोई भी आपकी रीजनल जो प्लानिंग होती है, पहले हमें नेचुरल चीज़ें देखनी होती है, फिर हम सांस्कृतिक देखते हैं, ठीक है, कल्चरल चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी होती है प्रादेशिक विज्ञान अभिमुखता, और फिर लास्ट में हमारा महानगर वहाँ पर बस जाता है। तो पहले अपनी नेचुरल चीज़ें हब समिट के अनुसार, फिर कल्चरल, और फिर आपकी साइंस, और फिर आपकी नगर विकसित हो गया। नेक्स्ट आता है, किसने यह व्याख्या की कि केवल एक प्रदेश है पृथ्वी की सतह जिस पर मानवता को अपना आवास मिला है। तो मिन्सुल महोदय का था ये कथन। मिन्सुल की थी कि केवल एक पृथ्वी की सतह एक रीजन है जिस पर मनुष्य को अपना घर मिला है। नेक्स्ट आता है, देखो कृषि क्षेत्र, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो कृषि एक समरूप क्षेत्र है, प्राकार्यात्मक नहीं है, नोडल भी नहीं है, नोडल जिसको भाई अन्य चीजें आकर बस जाए ये भी नहीं है, प्राकृतिक एरिया भी नहीं है, समरूप एरिया है, यानी एक समान रूप से एक इक्वल एरिया है जिस पर अनेक लोग एग्रीकल्चर या अपना जीवन निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट आता है, दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है। तो बिल्कुल साउथ में पड़ती है पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, और फिर लद्दाख, और फिर सबसे ऊपर पड़ती है कराकोरम। कराकोरम पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 भी है 8611। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कोयले के उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुराना और सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र। तो भाई यहाँ पे देखो, वैसे तो सबसे पुराना हमारा रानीगंज है, बट सबसे समृद्ध की बात करें तो झरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को ही करेक्ट माना गया था। तो सबसे समृद्ध झरिया है और सबसे पुराना हमारा रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2011 और 2001 और 11 की अवधि में उच्चतम और निम्नतम जनसंख्या घनत्व में अंतर कहाँ। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में था भाई, और सबसे कम नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, वृहद भारतीय मरुस्थल थार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो थार मरुस्थल यानी रेगिस्तान एरिया में नहरों के द्वारा सिंचाई की जा रही है। तो इंदिरा गांधी नहर बड़ी परियोजना है वहां पर। नेक्स्ट आता है, सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो भाई नर्मदा। यहाँ पर पश्चिम की ओर बहने वाली पूछी है, तो आपके पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती 2 रिवर बहती है फेमस, और इनमें से नर्मदा सबसे लंबी है। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ये भी क्वेश्चन नेट के एग्जाम में बार बार आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दृश्यमान क्षेत्र लगभग अवरक्त, आप पूरा स्पेक्ट्रम जो बैंड है उसे देख के जाओगे, और उनके बीच में जो लेंथ पड़ती है उसे भी। तो दृश्यमान क्षेत्र तो आपको जरूर देखना है, ये तो बहुत ही बार रिपीट होता है कि तो 0.4 से 0.7 के बीच पड़ता है भाई आपका दृश्यमान क्षेत्र। तो 4 देखो इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, लगभग अवरक्त। लगभग जो अवरक्त है वो इसके बाद आता है 0.7 से 3.0 सूक्ष्म मीटर। तो 4 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूक्ष्म 3 फिर हमारे उसके बाद आ जाती है, फिर तापीय विरक्त आ जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किस प्रकार के आंकड़ों का वितरण दिखाने के लिए परवाही मानचित्रों का यूज होता है। भाई रेखा मानचित्रों में, ठीक है, लाइन जो ग्राफ होते हैं उसमें प्रवाह फ्लो आपके मैप्स का यूज किया जाता है आंकड़ों को वितरित दर्शाने के लिए। नेक्स्ट आता है, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन गाइस, और ये जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में थे ना, वो सभी पेड कोर्स में पूरा डिटेल से डिस्क्राइब है। ठीक है, तो संचयी आवर्ती वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है। ओगिव महोदय ने दर्शाया था संचयी आवर्ती वितरण। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ओगिव तोरण। तो ये थे 50 क्वेश्चंस 2014 के एग्जाम के, नेट के एग्जाम के। तो ये जो वीडियो है आपकी पीजीटी और नेट दोनों ही स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी, अब स्क्रीनिंग के लिए भी ये बेस्ट है, स्क्रीनिंग का एग्जाम आगे देना चाह रहे हो तो भी आपको ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।